तो जीएस हब सिविल सर्विसेज क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पॉलिटी सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस पीडीएफ में जो कुछ भी पॉइंट्स दिए हुए हैं मैं इसको अलग से नहीं लिखूंगा, बल्कि जो वैल्यू एडिशन है या जो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं या जो डेटा है वो कोट करने के लिए मैं इसी पीडीएफ के साइड में लिख दूंगा, और आप पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे ताकि आप साथ साथ रिकॉर्ड करते चले। ठीक है, क्योंकि मैं इसका वन नोट में जाकर के अलग से एम्प्टी पेज पे इसके बारे में मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। इसका मतलब हुआ ना कि देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो गया, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया, चाहे वो लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का हो गया, इन सब का इलेक्शन अगर एक साथ कराया जाए ना तो इसको वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं पास्ट में, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी। अभी की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाया था इनके चेयरमैनशिप में, और उस कमेटी का ये काम था कि वो देखे कि इसके फिजिबिलिटी को, कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं, और अगर किया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसके लिए इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। रामनाथ गोयनका लिख रहा था मैं, रामनाथ कोविंद कमेटी। ठीक है, और रामनाथ कोविंद कमेटी जो थी, इस कमेटी ने कहा कि ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकल बॉडीज, इन तीनों का इलेक्शन एक साथ में कराया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया जो कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने टेबल किया, उसमें ये प्रोविज़न है ना कि सिर्फ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन साथ में कराया जाएगा, न कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का। कोविंद जी ने अपने कमेटी के रिपोर्ट में ये कहा था कि इसको दो फेज़ में हम कराएंगे, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन एक साथ करा लेंगे फर्स्ट फेज़ में, और उसके 100 दिन के अंदर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का इलेक्शन भी करा लेंगे, यानी दो फेज़ में हम ये काम निपटा देंगे ताकि बार बार देश में इलेक्शन ना कराना पड़े। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को पढ़ा और फेडरलिज्म वगैरह का इशू भी आ रहा था, स्टेट्स कह रही थी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन का काम कराना उनका टास्क है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो लोग कराते हैं। और साथ ही साथ अगर एक और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी था ना, क्योंकि ये एक फेडरल इशू है, और अगर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाले इलेक्शंस में अगर चेंज करना था गवर्नमेंट को, तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता थी, आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले चैप्टर में, रेटिफिकेशन बाई 50% ऑफ द स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उसमें से 50% अगर अपने लेजिस्लेचर में इसको रेटिफाई करते इस अमेंडमेंट को, तभी ये एक्ट बन पाता है। ठीक है, तो ये एक मुश्किल पोजीशन था गवर्नमेंट के लिए, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया ना, कि इस अमेंडमेंट जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसके ज़रिए कहा है कि हम अभी करेंटली लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को एक साथ कराने का सोच रहे हैं, और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाला जो इलेक्शन है इसके बारे में हम अभी करेंटली इस बिल में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं डाल रहे हैं कि उसको भी हम इसके साथ कराएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ये क्लियर हो गया आपका कि कौन कौन सा इलेक्शन इसमें होना है, वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इलेक्शन फॉर लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज टुगेदर। प्रेजेंट स्टेटस क्या है इलेक्शन का, आपको पता होगा। जैसे अगर बिहार में देखिए तो अभी इलेक्शन हो रहा है 2025 में, इसके पहले 2020 में हुआ। इसी तरीके से अगर लोकसभा का इलेक्शन देखिए तो कब हुआ था, 2019 में, फिर 24 में। यानी बिहार जो है 2024 में भी इलेक्शन के मोड में था और 2025 में भी इलेक्शन के मोड में है, और दोनों चूंकि बड़े बड़े इलेक्शंस हैं, तो जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है बार बार। आपको पता होगा कि जब भी इलेक्शन का डेट अनाउंस होता है तो वहाँ पे आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। तो यदि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बिहार में दो दो बार लग रहा है पिछले 2 साल के अंदर में, तो उस टाइम तो कुछ काम हो नहीं पाता है।
ठीक है। तो इसका असर क्या होगा अगर काम नहीं हो पा रहा है तो? इसी को हम दूसरे भाषा में कहते हैं ना कि ये पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, क्योंकि इस टाइम हम ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं और ना ही कुछ नया शुरू कर सकते हैं यदि हम गवर्नमेंट है तो। ठीक है। अभी करंट सिस्टम यही है कि लोकसभा का इलेक्शन कभी होगा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन कभी होगा। और ये भी देखा जाता है ना कि जनरली 4 से 5 स्टेट्स में तो हर साल इलेक्शन हो रहा होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देश का एक बड़ा पॉपुलेशन जो है हर साल इलेक्शन के मोड में रहता है। जैसे कि मैंने बिहार का एग्जांपल दिया है कि साल में ये 5 साल के भीतर 2 बार ये इलेक्शन के मोड में रहा, 2024 में, 2025 में। इसके बाद से फिर ये इलेक्शन के मोड में चला जाएगा 2029 में, 2030 में। यानी इफेक्टिवली गवर्नमेंट के पास काम करने के लिए कौन कौन सा साल रहा? 2026, 27, 28। ठीक है। यही तो 3 साल रहा। इसलिए पॉलिसी पैरालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है कि ये इशू हो जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रहा है। क्या बिहार इंडिया में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कुछ रहा है, जब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ होता रहा हो? ठीक है। तो हाँ, ऐसा रहा है। कब से कब तक रहा है? 1952 में जब हमारे यहाँ पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ, इसी टाइम स्टेट्स के इलेक्शंस भी करा दिए गए। उसी तरीके से 57 में भी, 62 में भी, 67 में भी। यानी 1952 से 67 तक हमने वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट पे इंडिया को आगे बढ़ाया। यानी साथ साथ इलेक्शंस होते रहे थे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या इशू आ रहा था? इसमें इशू पहली बार आया केरला में 1959 में, जब जवाहरलाल नेहरू की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। क्यों नहीं, ये एक रीज़न नहीं होगा, कुछ और रीज़न होगा। लेकिन ये जानिए कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला में उस वक्त इनकम्बेंट थी और उसी के अगेंस्ट ये प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। उसके बाद से हम देखते हैं कि 1968 और 69 के बीच ना बहुत सारा डिसरप्शन होता है हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। क्यों? क्योंकि 1967 का जो इलेक्शन था ना, लोकसभा में तो गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिल गई, कांग्रेस गवर्नमेंट को। पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी ना, 8 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वो कौन कौन से स्टेट्स थे? पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उसके अलावा केरला, यूपी, बिहार, राजस्थान और एक कोई स्टेट था। ऐसे 8 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और जिन पार्टीज ने यहाँ पे इलेक्शंस जीते वो भी मेजोरिटी नहीं बना पा रहे थे, तो उन सब ने मिलकर के एक दल बनाया था, एक नया कोलिशन गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ बनाया था, जिसका नाम था संयुक्त विधायक दल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कहानी, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट याद रहे, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा वन नेशन वन इलेक्शन डिसरप्ट हुआ उस पर्टिकुलर टाइम में। तो ये जो इसमें बहुत सारी पार्टीज थी इस संयुक्त विधायक दल में। तो अगर बहुत सारी पार्टीज एक ही साथ गवर्नमेंट में रहे तो देखा जाता है कि गवर्नमेंट, हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं रहता है। वही यहाँ पे भी हुआ। 68 69 में बहुत सारा डिफेक्शन देखने को मिला पार्टीज में। डिफेक्शन हुआ, गवर्नमेंट्स जो हैं वो गिर गई, गवर्नमेंट्स फेल। इसके वजह से क्या हुआ, जब अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट्स गिरने लगे ना, सरकारें गिरने लगी, तो इस वजह से डिसरप्शन क्रिएट हो गया। जो हम साथ में इलेक्शन करा रहे थे, अब एक बार मान लीजिए किसी स्टेट में, कोई स्टेट ए है जहाँ पे सरकार गिर गई, तो यहाँ पे तो इलेक्शन कराना पड़ेगा ना। हम तो 1967 से 72 तक का वेट नहीं कर सकते ना कि लोकसभा का इलेक्शन 72 में होगा तो हम उसके साथ में यहाँ का इलेक्शन कराएंगे। तो इस वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब हो गया। वैसे ही अगर हम लोकसभा की भी हम बात करें ना, तो लोकसभा भी 1970 में इंदिरा गांधी जी ने डिसॉल्व करवा दिया था पहले ही। इसका टर्म 72 में पूरा होने वाला था, लेकिन 70 में ही लोकसभा का टर्म जो है वो खत्म करवा दिया इंदिरा गांधी ने, और 1971 में एक साल पहले ही इलेक्शन करवा दिया लोकसभा का। तो आप देख रहे हैं ना, 1967 से 71 72 के बीच में कितना डिसरप्शन हो रहा है। तो यही वह टाइम था जब से वन नेशन वन साइकिल का जो इलेक्शन था वो टूटा। ठीक है। और एक बार टूट गया तो बस वो टूटा ही रहा, अभी तक टूटा हुआ ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एक, हमने हिस्ट्री देख लिया, हमने ये देख लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि
इसके बारे में किसने किसने रिकमेंड किया है पहले, ठीक है। उसके बाद से हम आएंगे इसके आर्ग्यूमेंट्स पे कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। सबसे पहली बार आप देखेंगे ना तो 1983 में सॉरी 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि हमें वी शुड ब्रिंग बैक वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा तो 1999 में लॉ कमीशन का रिपोर्ट था, रिपोर्ट नंबर 178, जो कि यहाँ पे भी मेंशन्ड है। ये जो रिपोर्ट था इसने भी कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराया जाना चाहिए। उसके बाद 2015 में आप देखते हैं जब मोदी गवर्नमेंट सेंटर में आ गया तो उसने भी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाया था और उस कमेटी ने भी कहा था कि इलेक्शंस करवाइए, वन नेशन वन इलेक्शन करवाइए, लेकिन उसने एक इसमें कंडीशन रख दिया था कि फिजिबिलिटी रहे, एक साथ इतने 28 स्टेट्स और 2-3 यूनियन टेरिटरीज का इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं रहेगा, तो दो पार्ट में हम, दो फेज़ में हम इलेक्शन कराएंगे, एक तो 5 साल पे और दूसरा मिड टर्म पे। मिड टर्म में कौन कौन से, मान लीजिए 5 साल का टर्म रहा 2024 से 2029 के बीच में, इस टाइम हमने वन नेशन वन इलेक्शन कराया, तो आप देखेंगे कि 1-2 साल के भीतर या 2027 आते आते कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो गिर जाएंगे या कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह पास किया जाएगा, तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स मान लीजिए गिर गए हैं, तो बहुत जगह वैक्यूम क्रिएट हो गया रहेगा, तो वहाँ जहाँ जहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ रहेगा ना, वहाँ का इलेक्शन हम बीच में एक बार करा लेंगे मिड टर्म में, और फिर 5 साल जब पूरा होगा 2029 में तो फिर से हम इलेक्शन करा लेंगे। तो ये रिकमेंडेशन दिया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। इसके अलावा 2017 में आप देखते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो नीति आयोग ने भी कहा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएं, और इसमें भी फेज़ वाइज इलेक्शन कराने की ही बात की गई। तो आपको क्या पता चलता है कि 1967 में जो साइकिल डिसरप्ट हुआ उसके बारे में फिर से वकालत शुरू हो गया, और 1983 आते आते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट डिकेट्स में अलग अलग बॉडीज़ ने रिकमेंड किया कि फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के सिस्टम को लाया जाए। तो इसके पीछे उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, इवन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब उन्होंने भी इसके लिए कोशिश किया था कि वन नेशन वन इलेक्शन शुरू किया जाए। 2009-10 के आसपास ऑपोजिशन में बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी था, और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कोशिश किया था कि इसको लाया जाए, ठीक है। तो इससे आप देखते हैं कि बीजेपी के एजेंडा में तो ये चीज़ शुरू से ही रहा है, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे पार्टीज ये कहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए या वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला तो ये पॉइंट आर्ग्यू किया जाता है ना कि बार बार इलेक्शन होने से बहुत ज़्यादा कॉस्ट गवर्नमेंट को इनकर करना पड़ता है, ठीक है। पॉइंट नंबर ये है कि अगर हम एक वन नेशन वन इलेक्शन कराने लगे तो इससे हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए मैं अब आपको डेटा कोट करके दिखाता हूँ। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, उसमें लगभग 55,000 करोड़ खर्च हुए थे। वैसे ही ये कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ अमाउंट है आपको इस बात से अंदाज़ा लगेगा कि 1998 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ 900 करोड़ खर्च हुए थे। 900 करोड़ नहीं, 9,000 करोड़, 9,000 करोड़। तो आप देख रहे हैं 9,000 से 55,000, यानी लगभग 6 टाइम का इजाफा हो रहा है। 20-25 साल के अंदर जो इलेक्शन में खर्च हो रहा है वो लगभग 6 टाइम्स बढ़ गया है। उसी तरीके से ये भी एक बहुत सारा एस्टीमेट है। कुछ एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर हम साथ में इलेक्शन कराते हैं तो 7,500 टू 12,000 करोड़ का सेविंग होगा। ये पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे तो सिर्फ लिख दिया है ना कि कॉस्ट रिड्यूस होगा, तो वो कॉस्ट कितना रिड्यूस होगा, तो एस्टिमेट्स के हिसाब से 7,500 से 12,000 करोड़ तक का कॉस्ट कम होगा। अब कॉस्ट, आप ये अगर कहा जा रहा है कि कॉस्ट कम होगा तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि अभी कहाँ कहाँ पे खर्च होता है गवर्नमेंट का। मान लीजिए इलेक्शन करवा रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ किस किस चीज़ों में पैसा खर्च होता है। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था ना, उसमें 96 करोड़ वोटर्स थे, ठीक है।
10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज़ किया गया था। इसके अलावा 3.4 लाख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। तो इससे पता चल रहा है आपको कि इतना ज़्यादा अगर एक इलेक्शन के लिए मोबिलाइजेशन किया जाता है तो ऐसा ही सिमिलर मोबिलाइजेशन असेंबली इलेक्शन के लिए भी किया जाता होगा। ठीक है, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा खर्च होता होगा इलेक्शन पे। ठीक है, तो ये इसका पहले पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए ये दो स्टेटमेंट्स, ये एक एग्जांपल, ये एग्जांपल और डेटा, बल्कि और ये डेटा, ये सफिशिएंट है ऐड ऑन करने के लिए। ये चीज़ आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है कि वोटर टर्नआउट भी बढ़ाएगा। जब एक ही बार मान लीजिए अभी कोई बिहार का माइग्रेंट वर्कर है जो दिल्ली में रह रहा है, तो अगर उसे पता होगा कि लोकसभा इलेक्शन इस साल होने वाला है और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी इलेक्शन इसी साल और एक ही साथ होने वाला है कुछ दिनों के अंतराल पे, तो वो क्या करेगा, वहाँ से टिकट करा के, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि बिहार आ जाए और बिहार में वोटिंग कर ले। लेकिन वहीं अगर आप सोचिए दूसरा केस, एक माइग्रेंट वर्कर है दिल्ली में रह रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, वो अगर सोचता है कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो वो उसमें आलस दिखा देगा। सोच लीजिए, वो कहेगा कि 2024 का लोकसभा वाला इलेक्शन छोड़ देता हूँ, 2025 में जब लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन होगा तब चल लूँगा, तब दे दूंगा वोट। और जब 2025 आया तब तो कोई वहाँ पे इमरजेंसी आ गया और जिस कारण से वो बिहार ना आ पाया, तो ना वो लोकसभा वाला वोट दे पाया ना लेजिस्लेटिव असेंबली वाला। तो आपने देखा कि वोटर टर्नआउट कैसे कम हो गया। इसी तरीके से हर बार होता है, वोटर टर्नआउट जो है ना वो 60 to 65% के रेंज में ही रहता है। और 2024 वाले भी इलेक्शन में बिहार में वन ऑफ द लोएस्ट टर्नआउट था। तो इन चीज़ों को भी टैकल करने में हेल्प मिलेगा अगर एक साथ इलेक्शन कराया जाता है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा है, अलाउज रूलिंग पार्टीज टू फोकस ऑन गवर्नेंस। अभी किस चीज़ पे फोकस करती हैं वो, कि अगर इलेक्शन का टाइम आ गया तो फ्रीबीज देंगे, कास्ट बेस्ड कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, रिलीजन पॉलिटिक्स करेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे। इन चीज़ों से वो पूरे इलेक्शन मोड में, पूरे इलेक्शन टाइम में इसी मोड में रहते हैं और गवर्नेंस के मुद्दे से भटक जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। मान लीजिए इलेक्शन एक ही बार हुआ 5 साल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने, 4 5 6 महीने, मैक्सिमम एक साल तक पार्टीज जो है वो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वगैरह करेंगी, फ्रीबीज वगैरह बांटेंगी। बाकी 4 साल तो वो गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअल गवर्नेंस पे फोकस करेगा ना। तो यही चीज़ इसका मतलब है। चौथा पॉइंट कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि उनको इलेक्शन के रोल में ज़्यादातर नहीं रहना पड़ेगा, अपना जो कोर डिपार्टमेंट का काम है वो कर पाएंगे ऑफिसर्स। अगर टीचर्स जिनको इलेक्शन के ड्यूटी पे लगाया जाता है वो अपना कोर काम, बच्चों को जो पढ़ाना है वो कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में भी हेल्प करेगा। पांचवा कौन सा इससे फ़ायदा होगा, गवर्नेंस डिसरप्शंस जो कॉज होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से, वो भी कम हो जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, अब मैं ये बताता हूँ। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है ना, इलेक्शन का जब डेट अनाउंस हो जाता है उस टाइम से ये लागू होता है, और उस टाइम से पूरा गवर्नेंस जो है वो, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मान लीजिए बिहार में अभी नीतीश जी की सरकार है, तो उस टाइम से नीतीश जी जो है वो डिसाइड नहीं करेंगे गवर्नेंस कैसे काम करेगा, बल्कि पूरा स्टेट मशीनरी जो होगा वो इलेक्शन कमीशन के अंदर में आ जाता है। और फिर इलेक्शन कमीशन डिसाइड करने लगता है कि कैसे लोगों का मोबिलाइजेशन करना है, कैसे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन करना है, कैसे ऑफिसर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, वो सारा चीज़ वो करने लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे डिसरप्शंस भी कम हो जाएंगे एक बार वो चीज़ हो गया तो। इसी का एक एक्सटेंशन का पॉइंट ये हो सकता है ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो भी रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, वही माइग्रेंट वर्कर वाला एग्जांपल देख लीजिए आप। माइग्रेंट वर्कर माइट कम टू होम फॉर कास्टिंग वोट। मान लीजिए वोट कास्ट करने के लिए वो आ गया बिहार, तो इसका क्या रिपरकशन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, सप्लाई चेन, मान लीजिए जो वहाँ पे काम कर रहा था वो डिसरप्ट हो जाएगा, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा स्टॉप हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ठीक है,
तो ये भी एक उसका रिपरकशन होता है। एफ नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कोर्ट केसेस होते हैं ना इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स से, वो भी कम हो जाएंगे। कोर्ट केसेस रिलेटेड टू इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स विल रिड्यूस। ये क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन ही कम होगा तो कोर्ट केसेस भी, जाहिर सी बात है, ये भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और क्या हो सकता है इसका फ़ायदा? मैंने 6 पॉइंट्स आपको लिखा दिया है। 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा? इलेक्शन कम हो जाएगा तो, एक मिनट, तो मनी या मसल पावर जो है उसका मिसयूज़ कम हो जाएगा। आप देखते हैं इलेक्शन के टाइम में ही इसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? एच नंबर मान लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। एच नंबर क्या हो जाएगा, जो जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है ना, तो एसेंशियल सर्विसेज जो भी हैं उनका डिलीवरी भी एक जगह से दूसरे जगह जब लेके जाना होता है तो वो भी डिसरप्ट हो जाता है, क्योंकि जगह जगह पे इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो होते हैं वो चेक वगैरह कर रहे होते हैं आपकी गाड़ी वगैरह को। तो इन चेकिंग वगैरह से भी आप बचेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज वोंट बी डिसरप्टेड। ठीक है। तो ये 8 फायदे हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं हम तो अगर फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। ठीक है। नुकसान या चैलेंज जो भी आप कह सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या चैलेंज है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन लाया गया तो। बल्कि ये डिस्कस करने से पहले ना हम ये देख लेते हैं कि चेंजेस क्या क्या किए जा रहे हैं, ताकि ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, इनको समझने में हमें हेल्प मिलेगा। ठीक है। ये मुझे पहले ही समझाना चाहिए था, मिस हो गया, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए गवर्नमेंट इस चीज़ को लागू करने की कोशिश कर रहा है, और इसी प्रोविज़न को यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई करने के लिए इस एक्ट का भी, इस बिल को भी पेश किया है, जिसका नाम क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये दोनों जो बिल्स हैं ना, अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। ये रिपोर्ट अपना जब देगा, उसके बेसिस पे लोकसभा और राज्यसभा इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस तो इस बिल का ये है कि अभी ये जेपीसी के पास भेजा गया है। ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से चेंजेस प्रोपोज्ड हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद से मैं आपको इसके निगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। आप 4 मेन आर्टिकल्स याद रखेंगे। कौन कौन सा है? एडिशन ऑफ 82A, 83, ये तो एडिशन हो गया। अमेंडमेंट 2, मतलब एडिशन मतलब ये आर्टिकल पहले से नहीं था, इसको ऐड किया जाएगा। और अमेंडमेंट किया जाएगा आर्टिकल नंबर 83 और 172 में। ये दोनों आर्टिकल्स पहले से हैं, इनमें बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कंटेंट क्या है। 82A का कंटेंट है ना, कि ये डिफाइन करता है कि अपॉइंटेड डेट क्या होगा। मान लीजिए जब गवर्नमेंट अपॉइंट होगा लोकसभा में या विधानसभा में, जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपॉइंट किए जाएंगे, तो उनका अपॉइंटेड डेट क्या होगा। ठीक है। तो ये कब से कैलकुलेट किया जाएगा? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर ए जनरल इलेक्शन। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद से जब पहली बार लोकसभा बैठेगा ना, तो जो पहला दिन होगा जिस दिन वो लोकसभा बैठेगा, उस डेट को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। और इस अपॉइंटेड डेट के लिए एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी कोई होना चाहिए ना, पता कैसे चलेगा कि कब कोई गवर्न पहला सिटिंग हुआ लोकसभा का? तो उसके लिए रिटर्न में भी रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होंगे ना एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, डिक्लेयरिंग दैट XYZ date will be is the date of appointment। ठीक है। ये समझ गए आप कि अपॉइंटमेंट डेट क्या होगा, वो कहाँ से डिसाइड होगा? 82 प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। इस चीज़ को डिफाइन किया गया 82A में। और इसमें ये भी कहा गया है ना कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनका टर्म जो होगा लोकसभा के टर्म के साथ ही खत्म होगा। मान लीजिए एक 2025 में, आज कौन सा दिन है?
आज है 1 नवंबर 2025। तो इस डेट पे आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये रहा, इसी दिन लोकसभा भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया नया और लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन गया, या इसके बाद ही मान लीजिए कि कभी मान लीजिए कि 5/11 को लेजिस्लेटिव असेंबली बना, लेकिन फिर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसका अपॉइंटमेंट का डेट जो है वो 5/11 नहीं माना जाएगा, 1/11 ही माना जाएगा, क्योंकि इस प्रोविज़न में ये लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आप इलेक्टेड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट, मान लीजिए 5/11 को, ये नहीं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं यहाँ पे आपको फिर से समझाता हूँ। ये हो गया, ये आपने यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था कि एक गवर्नमेंट जो है लोकसभा वाला 1/11 को अपॉइंट किया गया, और 5/11 को हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक, मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट है, बिहार का सरकार इस डेट में बना 5/11 को, तो कायदे से तो ये कब ख़त्म होना चाहिए, 5/11/2030 को, और ये कब ख़त्म होना चाहिए, 1/11/2030 को। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिर अलग अलग डेट हो गया ना, तो अलग अलग इलेक्शन कराना पड़ेगा, फिर वही लफड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का इलेक्शन एक ही डेट पे हो, या एक ही डेट के आसपास हो, या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो हो दोनों गवर्नमेंट्स का एक ही डेट माना जाए। तो जो बिहार का भी लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म एंड का जो डेट होगा ना, उसको हम 1/11/2030 ही मानेंगे, न कि 5/11। ठीक है, समझ गए आप? मतलब ये चीज़ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकसभा के साथ कंटिन्यूटी में रहे सब कुछ। उसी तरीके से तीसरा प्रोविज़न क्या है कि ये जो इलेक्शंस कराने हैं, इन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगा। अभी भी हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है विधानसभा का भी इलेक्शन, वही चीज़ इसमें भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और 82A का क्लॉज नंबर 5 जो है ना, वो ईसीआई को ये पावर देता है कि वो किसी भी असेंबली इलेक्शन को डेफर कर दे या पोस्टपोन कर दे। ठीक है, और एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को टू इशू एन ऑर्डर फॉर होल्डिंग द इलेक्शन एट अ लेटर डेट। ऐसा क्यों? मान लीजिए बिहार में जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था कि 5/11/2025 को गवर्नमेंट बना, और ये सरकार 2027 में गिर गई। ठीक है, तो आप तो ये कहेंगे ना कि वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसके वजह से इलेक्शन 2027 में ही कराया जाए, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर इस आर्टिकल के थ्रू दिया गया है कि वो इसको पोस्टपोन कर देगा, 2027 में इलेक्शन ना करा करके ये कह देगा कि हम 2030 में इलेक्शन कराएंगे, और बीच के 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा के रखेंगे। ऐसा भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी ये प्रोविज़न है इसमें, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यही चीज़ इसमें भी मेंशन किया गया है। अब मैंने आर्टिकल 83 की बात की थी, 82A में यही है, मोर देन एनफ है ये 4-5 प्रोविजंस जानना। 83 में क्या है, ये कहता है कि लोकसभा का ये 2 टर्म्स को डिफाइन करता है। एक क्या है, अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होगा, और दूसरा मिड टर्म। अनएक्सपायर्ड टर्म का मतलब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, बिहार में गवर्नमेंट बना 2025 में, 2027 में सरकार गिर गई, तो 2027 के बाद से जो 3 साल बचा ना, 2030 के 1 तारीख को लोकसभा का लोकसभा का टर्म कंप्लीट हो रहा था ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, लेकिन बिहार में 2027 में ही सरकार गिर गया, तो 3 साल का जो टर्म बचा उसी को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा। ये ऐसे कॉमन सेंस की बात है, उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। वैसे ही मिड टर्म क्या होगा, मान लीजिए 2025 में इलेक्शन हुआ 1/11/2025 को, तो 26, 27, 28, 29, 30, यानी 2.5 साल के बीच के आसपास क्या बात समझ लीजिए, उसको मिड टर्म कहा जाएगा। तो 1 साल ये हुआ, 2 साल ये हुआ, और 3 साल ये हुआ, तो 1 नवंबर, तो ये मई 2000, 1 साल ये, 2 साल ये, 2.5 साल, मई 2028, मई 2028, ये 2.5 साल हुआ, इसी को मिड टर्म इलेक्शन भी बोला जा रहा है। मिड टर्म इसको कहेंगे हम, जब उस पर्टिकुलर लोकसभा का जो
टेन्योर है उसका जब आधा टर्म कंप्लीट हो रहा है उसको मिड टर्म बोला जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ जो आर्टिकल 83 में है ना, सेम चीज़ रिपीट किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए 172 में। सेम चीज़ को इसी में इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होगा और मिड टर्म क्या होगा। ठीक है, समझ गए आप? तो मोर और लेस यही चीज़ें हैं इसमें। अमेंडमेंट बेसिकली इन्हीं चीज़ों में किया जा रहा है, एक आर्टिकल 82A में, दूसरा 83 में, तीसरा 172 में। ये 3 आर्टिकल्स आप बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप याद करके रखेंगे, भले ही ये स्पेसिफिक क्लॉजेज जो 1 2 ये सब याद मत रखिए, लेकिन जो ब्रॉड आइडिया है ना वो याद रखिएगा कि क्या क्या होने जा रहा है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, अब मैंने आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर बता दिया था, अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन के। सबसे पहला तो यही आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ना कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। 172 आर्टिकल नंबर 172 में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को लेकर के, जो मैंने आपको बताया ना, अनएक्सपायर्ड टर्म और मिड टर्म, तो ये चीज़ें जो चेंज की जा रही हैं ये आर्टिकल 172 बीइंग अमेंडेड, इसको ऐसे लिख लीजिए, आर्टिकल 172 बीइंग अमेंडेड। एक मिनट, कुछ इसमें इशू आ रहा है। आर्टिकल 182 बीइंग अमेंडेड विदाउट रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स। फेडरल प्रिंसिपल्स के लिए 50% स्टेट्स का रेटिफिकेशन जरूरत है ना अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन आर्टिकल 172 को तो ऐसे ही अमेंड किया जा रहा है बिना स्टेट्स का रेटिफिकेशन लिए, तो ये एक फेडरल इशू कहा जा रहा है। दूसरा क्या है, एक और चीज़ है, स्टेट का जो टेन्योर है बीइंग रिड्यूस्ड, ये किस लिए रिड्यूस किया जाएगा, ताकि वो लोकसभा के साथ अलाइन किया जा सके इलेक्शन को। ठीक है, तो ये भी फेडरलिज्म पे एक चोट है इसके थ्रू। तीसरा कौन सा हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिसयूज प्रेसिडेंट रूल टू सिंक्रोनाइज इलेक्शंस। दो जगह इलेक्शंस कराने के लिए, जैसे मैंने बताया ना कि 2027 में यहाँ पे गवर्नमेंट गिरा दिया या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ताकि इलेक्शन को 2030 में कराया जा सके। 2000 मान लीजिए कहीं पे 6 महीने साल भर बचा हुआ है, बिहार में ही 2027 में गवर्नमेंट गिरने के बदले बजाय 2029 में गवर्नमेंट गिर गया, तो अभी साल भर बचा है। नॉर्मल टाइम्स में क्या होता कि इलेक्शन हो जाता, नया इलेक्शन फ्रेश इलेक्शन होता, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या करेगा गवर्नमेंट, अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो 2029 से 2030 के बीच में प्रेसिडेंट रूल लगा देगा वहाँ पे। तो ये भी तो एक फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे चोट हुआ ना, तो इसीलिए ये 3 पॉइंट्स है जिसके वजह से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को इरोड करेगा। तो इसमें इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है गवर्नमेंट का, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, भले ही आप इसको एग्जाम में मत लिखिएगा, लेकिन वो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो रामनाथ कोविंद कमेटी ने ही दिया था, और उसने ये कहा था ना, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जहाँ पे मैं लिखता हूँ, रामनाथ कोविंद कमेटी ने ही ये कहा था कि आर्टिकल 327 एम्पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो इसी आर्टिकल 327 का यूज करके गवर्नमेंट के 172 को चेंज कर रहा है, और इसी 327 का यूज करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को भी चेंज कर देगा वो, ताकि जो भी नेसेसरी चेंजेस है वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है,
आपने समझ लिया फेडरलिज्म को ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहला 172 में स्टेट्स का पर वो रेटिफिकेशन नहीं लिया गया। दूसरा, स्टेट का टेन्योर घटाया जा सकता है। तीसरा क्या है, प्रेसिडेंट रूल को मिसयूज किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट्स मोर देन इनफ है फेडरलिज्म वाले पॉइंट को समझने के लिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होना है, तो इससे तो गवर्नमेंट्स का अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगा ना। ठीक है। अभी जब जब इलेक्शन होना होता है तब तक जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो हमारे घर घर पे आते हैं ताकि उनको वोट मिल सके। हमेशा वो चाहते हैं कि पब्लिक सपोर्ट उनका मिलता रहे, क्योंकि पब्लिक आई में उनको नाप तोल के देखा जाएगा। इलेक्शन के टाइम में बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार में उनको असेस किया जाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है। लेकिन अगर एक ही बार 5 साल में इलेक्शन होना हो तो पॉलिटिशियन 5 साल में एक ही बार हमारे पास आएंगे, तो इससे उनका अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगा। वही चीज़ ये भी कह रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट भी उसी का रेपिटेशन ही है। ठीक है। चौथा क्या है कि डिसएडवांटेज होगा रीजनल पार्टीज को। कैसे? क्योंकि नेशनल पार्टीज उनसे बड़ी पार्टीज होती हैं। तो और बहुत जगह हमने देखा है, जैसे बिहार में ही बीजेपी और कांग्रेस भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर ऐसे बड़े बड़े पार्टीज स्टेट्स में लड़ने लगे ना, और विधानसभा का भी इलेक्शन लड़ रहे हो, तो पहले तो उनके पास रिसोर्स ज़्यादा होगा, तो वो अपना एडवर्टीजमेंट, अपना कैंपेनिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। और दूसरा, इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो रीजनल इशू है ना, जो रीजनल इशू जो होगा वो ओवर शेडो हो जाएगा, और जो लोकल इशू है उसका नेशनलाइजेशन हो जाएगा। नेशनलाइजे नेशनलाइजेशन ऑफ लोकल इश्यूज, ये दो चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये भी एक कंसर्न है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ पांचवा क्या इशू रहेगा। इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इफ ए गवर्नमेंट कोलैप्सेस और पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड अर्ली। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया था यहाँ पे। आपको ये समझ में भी नहीं आया होगा आसानी से, ये जो डेट वेट करके मैंने बताया था। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही गवर्नमेंट को तो खैर समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो रहेगा। आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करेंगे तो वहाँ से इसके अगेंस्ट आवाज़ तो उठेगी, और आवाज़ उठेगी कि हमारे जो फेडरल प्रोविजंस के तहत हमको जो पावर्स दिए गए थे उसको यूनियन गवर्नमेंट कर्टेल कर रहा है, या सेंट्रलाइजेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये एलिगेशंस भी लगेंगे, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये फालतू का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। ठीक है। छठा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट विल रेस्ट्रिक्ट वोटर्स चॉइस। कैसे वोटर की चॉइस को रेस्ट्रिक्ट करेगा? बार बार इलेक्शन होगा तो बार बार हम लोग अलग अलग से सोच करके अलग अलग इश्यूज पे वोट करेंगे। जब हमारे स्टेट का इलेक्शन हो रहा होगा तो हमारा मुद्दा अलग होगा, जब सेंटर का इलेक्शन हो रहा होगा तो हमारा मुद्दा अलग होगा। लेकिन अगर इलेक्शन एक ही बार हो रहा होगा तो हम ज़्यादा, हमारे पास चॉइस नहीं रहेगा। एक ही बार में जो सोचना है सोचिए, और कुछ दिनों के अंतराल पे दोनों का वोटिंग होगा तो दोनों के लिए वोट कीजिए। ठीक है। सातवां कौन सा पॉइंट हुआ? ये कहा जाता है ना, ये जो कॉस्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है ना कि अभी जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शंस में, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में विधानसभा के इलेक्शन में देखिए तो 40 लाख का लिमिट है पर कैंडिडेट। लेकिन असल में तो वो इससे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं ना। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि मेजर स्पेंडिंग इन इलेक्शंस आर डन नॉट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बाय द गवर्नमेंट बट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इलीगली। एक्चुअल में तो ज़्यादा खर्च करते हैं इलीगली। एक्चुअल स्पेंडिंग इज, इसको ऐसे लिखते हैं हम, एक्चुअल स्पेंडिंग इज मोर। ठीक है। तो वी डू नॉट हैव एनी एम्पेरिकल स्टडी टू शो पॉलिटिकल पार्टीज विल spend that illegal money
ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, मान लीजिए 40 लाख उनको खर्च करना था और अभी वो 1 करोड़ खर्च कर रहा है, कोई कैंडिडेट है। तो अगर एक ही साथ इलेक्शन हो जाएगा तो इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना कि जो 60 लाख रुपया उसके पास बचा वो लोगों के हित के लिए खर्च करेगा, उससे तो वो अपना पर्सनल एसेट बनाएगा ना। तो इससे लोगों का, आम जनता का क्या फायदा होगा, वो इसमें इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी एक इसका एलिगेशन, वो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ये कॉस्ट कम करेगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट खर्च करता है वो तो बहुत कम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुश्किल से 300-400 करोड़ एक इलेक्शन में खर्च करता है। और अनऑफिशियली मैंने आपको बताया था कि 55,000 करोड़ खर्च हुआ 2019 वाले लोकसभा के इलेक्शन में। तो आप देख रहे हैं कहाँ 300-400 करोड़ और कहाँ 55,000 करोड़। तो अमाउंट तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज अपना इलीगली ही खर्च कर रहे हैं। अगर उनको दे भी दिया जाए लीगली खर्च करने के लिए तो लीगल मनी खर्च करेंगे और बाकी पैसे तो वो अपने जेब में रखेंगे या एसेट क्रिएट करेंगे अपना। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स मोर देन एनफ है अगेंस्ट में, और ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको सपोर्ट में बता दिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं। ये तो वही रेपिटेशन है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ दीजिए। ये भी वही रेपिटेशन ही है, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी काटिए। ठीक है, ये भी। इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं ना कि सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन लाने से सारा चीज़ हल नहीं हो जाएगा। इट कैन नॉट बी क्योर फॉर एवरीथिंग। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ना उसकी आवश्यकता है। जो वोटर टर्नआउट वाला इशू था जो कम होता है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, रिमोट वोटिंग लाया जाए। ठीक है, वैसे ही जो मनी पावर या मसल पावर का यूज़ होता है उसको कम करने के लिए क्या किया जाए, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। जो कॉस्ट को बहुत ज़्यादा खर्च हो लग जाता है, कॉस्ट वाला जो इशू था, उसके लिए भी क्या किया जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हम स्ट्रिक्टली लागू करते हैं तो भी वो कम हो जाएगा। ठीक है, रिमोट वोटिंग होगा तो उससे भी लोगों को आना नहीं पड़ेगा, तो उतना ईवीएम हमें जगह जगह पे मोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इंटरनल पार्टी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। इलेक्टोरल फंडिंग जो आता है उसको भी ट्रांसपेरेंट बनाने की ज़रूरत है। आपने हाल में ही देखा होगा कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने डिसअप्रूव किया था। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्टोरल फंडिंग, एक स्टेट फंडिंग की बात की जाती है कि इलेक्शन को स्टेट फंड करे, तो उसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ऐसे ही दूसरी चीज़ें, इलेक्शन के रिफॉर्म्स अगर किए जाएँ तो वो ज़्यादा बेटर है। और वन नेशन वन इलेक्शन अगर लाना भी है ना तो उसको फेज़ वाइज़ लाया जाए। जैसे अभी आप देखिएगा तो 2024 का या जो भी लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो लोकसभा के साथ-साथ 4 स्टेट्स का भी इलेक्शन होता है। कौन-कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। तो 4 स्टेट्स का ऑलरेडी हो ही रहा है। तो धीरे-धीरे इसको बढ़ा करके 4 से 8 कीजिए, 8 से 12 कीजिए, ऐसे ही बढ़ाते-बढ़ाते तब टोटल तक जाइए। ये नहीं कि एक ही बार में कर दीजिए, और टोटल तक की भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ स्टेट्स का मान लीजिए 14-14 स्टेट का, हाफ स्टेट का एक बार में लोकसभा के साथ में करा दीजिए और बचे हुए 14 स्टेट्स का मिड टर्म इलेक्शन के ज़रिए बीच में करा दीजिए। तो ऐसा कुछ एक्सप्लोर करना पड़ेगा, न कि सबको एक साथ कराया जाए। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। या ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ज़ोनल काउंसिल्स पढ़े होंगे आपने पॉलिटी की क्लास में। नॉर्दर्न ज़ोनल काउंसिल है, सदर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है, एक नॉर्थ ईस्ट का है। तो इन ज़ोन्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, क्यों ना इस ज़ोन वाइज़ करा दिया जाए। ठीक है, नॉर्थ का एक साथ करा दीजिए, साउथ का एक साथ करा दीजिए, ईस्ट का, वेस्ट का, ऐसे एक साथ करा दीजिए इलेक्शन। और 10-15-20 साल में, आने वाले 15-20 साल के बाद से सभी जब एक साथ अलाइन हो जाए तब उसको लोकसभा के साथ में कंडक्ट करा दीजिए। ये भी एक उसमें दिया जा रहा है वे फॉरवर्ड में। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है।
इसके अलावा कितने पॉइंट्स हमने देख लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। सेवेंथ नंबर ये हो सकता है ना, पायलट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं हम यूनियन टेरिटरीज में बिफोर रोलिंग इट आउट ऑन नेशनल लेवल। ये क्यों हम करेंगे? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या इशू आ रहा है इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो एक बार यहाँ पे देख लेंगे और फिर उसको सही कर देंगे पूरे नेशन में रोल आउट करने से पहले। ठीक है। और बात होती है कि डिजिटल इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाइए, सारा इलेक्टोरल मैनेजमेंट उसी के थ्रू होगा। एआई का यूज़ कीजिए, ब्लॉकचेन का यूज़ कीजिए। ठीक है। और जो रीजनल इश्यूज साइडलाइन होने की बात हो रही थी, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको प्रेफरेबली ज़्यादा टाइम दीजिए। जब इलेक्शन के टाइम में नेशनल टीवी हो गया, उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए कि वहाँ पे वो कैंपेन कर सके। उनके लिए एड्स थोड़े सस्ते कर दीजिए जिससे कि अफोर्डेबल हो सके। रेडियो पे उनको ज़्यादा ऑन एयर टाइम दीजिए। तो ऐसे काम करके भी हम उनको ज़्यादा ये मौका दे सकते हैं कि वो अपने एजेंडा को या उनका जो भी मैनिफेस्टो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और लेवल प्लेइंग फील्ड हम उनके लिए बना सके। तो इतने पॉइंट्स मोर देन एनफ हैं आपको वन नेशन वन इलेक्शन वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। ठीक है। हमने प्रेजेंट स्टेटस देख लिया, हिस्ट्री देख लिया, पॉजिटिव्स निगेटिव्स देख लिए, कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए जाने हैं वो देख लिया, उसके बाद से वे फॉरवर्ड देख लिया हमने, कौन कौन से कमिटीज़ ने ये रिकमेंडेशन दिया था वो देख लिया, वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है वो देख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ साथ नोट्स बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया होगा तो इस लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसको आप पॉज करेंगे और पॉज करके मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं उसको अपने कॉपी में लिखते चलेंगे, क्योंकि आप जब खुद से लिखेंगे ना तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, और फिर बाद में भी इसमें कोई पॉइंट ऐड ऑन करना हुआ तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग।